कम 50 बरसों के बदतरीन ग़िज़ाई बहरान के दहाने पर है। हालिया दिनों आटे की कीमत में 20% और चीनी की कीमत में 50% का इजाफा देखा गया है। अगर एक मरतबा हम इन हिफाजती आलात जो ज़ाती पर्सनल इक्विपमेंट्स हैं उसमें इन हो जाते हैं तो हमारे पास बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। खुद कार ड्राइविंग खालिस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी नहीं है। इसके लिए मुख्तलिफ सनती शोबों में अपना किरदार अदा करने के लिए एक गाड़ी और दिमाग की जरूरत है। दरअसल हमने तिब्बी खिदमात को एक जगह इकट्ठा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। तरक्की याफ्ता ममालिक को हमारी बरामदात फासलाती रुकावटों को दूर कर सकती हैं। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। हर इतवार की शाम 6:30 बजे आप सबको प्रोग्राम भाग चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेजबान नसरी। आज 2 मेहमान हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं। जनाब हनीफ खान जो कि अल हबीब बैंक लिमिटेड के चीन में चीफ रिप्रेजेंटेटिव हैं और डॉक्टर साजिद खुर्शीद जो कि हेड ऑफ डिजाइन डिपार्टमेंट कैनेडियन इंटरनेशनल स्कूल बीजिंग और चिंगहुआ यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। सबसे पहले पाक चाइना ट्रेड। कोविड-19 वबा की वजह से 2020 में दुनिया में ग़िज़ाई बहरान से दो चार अफराद की तादाद 83 मिलियन से बढ़कर 132 मिलियन तक पहुंच सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम बराए खुराक व ज़राअत और दीगर इदारों की जानिब से मुश्तरका तौर पर जारी करदा बयान 2020 में दुनिया में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और ग़िज़ाइयत की सूरत हाल का जिक्र किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकी रिपोर्ट में इंतबाह जारी किया गया है कि दुनिया कम अज़ कम 50 बरसों के बदतरीन ग़िज़ाई बहरान के दहाने पर है। पाकिस्तान में खुराक की मौजूदा पैदावार और कीमतें क्या हैं? 20% राइज इन द हालिया दिनों आटे की कीमत में 20% और चीनी की कीमत में 50% का इजाफा देखा गया है। मूंग की कीमत फी 40 किलोग्राम 6,000 रुपए है और इसकी किल्लत के दौरान कीमत फी 40 किलो 12,000 रुपए हो जाती है। इस साल गंदम की पैदावार बहुत कम रही जो मकामी तलब से भी कम है। हम इस साल से गंदम दरामद कर सकते हैं। हुकूमत ने फी 40 किलोग्राम 1,400 रुपए की शरह से गंदम खरीदी है। अब ये वाकई 2,000 रुपए फी 40 किलोग्राम पर दस्तयाब है। कैश अवेलेबल। पाकिस्तानी काश्तकारों और गंदम के काश्तकारों के पास सरमायाकारी के लिए पैसा कम है जिसके नतीजे में गंदम की पैदावार नाकिस होती है जो मुल्क को दरपेश एक बुनियादी चैलेंज है। पाकिस्तान में चीनी सफारतखाने के इक्तिसादी और तजारती दफ्तर ने पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए बताया है कि खराब मौसम की वजह से रवां साल पाकिस्तान में गंदम की पैदावार 25 मिलियन टन से कम थी जबकि मजमूई तलब 26.5 से 27 मिलियन टन थी। खपत की किल्लत के बायस पाकिस्तान में गंदम की कीमत में तेजी से इजाफा हुआ है। क्या पाकिस्तान की एक और बड़ी फसल चावल की पैदावार और कीमत मुतासिर होगी? नाउ राइस इज कल्टीवेटिंग। चावल की पैदावार ज्यादा मुतासिर नहीं होगी। चावल की काश्त अभी शुरू हुई है और 3 महीनों में कटाई की जा सकेगी। गुज़श्ता साल चावल की कीमतें खरीद फी 40 किलोग्राम 3,000 रुपए से बढ़कर अब 4,200 रुपए हो गई है। चावल की तजारत पिछले साल की तरह हो सकती है। मुजफ्फरगढ़ और जिला मुल्तान में आम पर टिड्डी दल का हमला हुआ है। इस साल वबा और टिड्डी दल की वजह से आम की बरामद भी 50% तक कम हो गई है। पैदावार कम और मयार भी थोड़ा गिरा है। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल है। फ्लाइट की कीमतें बहुत ज्यादा हैं, बरामद मुमकिन नहीं है। इस साल चीन और पाकिस्तान के माबैन तिजारत सुखड़ी है लेकिन अगले साल इसमें इजाफा होगा। आटे की कीमत में 20% और चीनी की कीमत में 50% इजाफा हुआ है। तो चीन की अनाज मंडी की मौजूदा सूरत हाल क्या है और चीनी अवाम क्या महसूस करते हैं? मैंने अनाज जखीरा नहीं किया। जखीरा नहीं करूंगी क्योंकि अगर ये चीजें खराब हो जाएं तो ज्यादा नुकसान है। जब आपकी जरूरत हो तो खरीदना बेहतर है। जखीरा अंदोजी करने की जरूरत नहीं। चीन की खुराक की फराहमी काफी है। मैंने इस साल जश्न बहार से पहले खरीदा लेकिन खाया नहीं। मुझे नहीं लगता कि खुराक जखीरा करने की जरूरत है। नहीं, मेरे ख्याल में खुराक काफी है। परेशानी की बात नहीं। अनाज की कीमत को मुनासिब तौर पर एडजस्ट करना मामूल की बात है और अभी बड़ी नहीं है। पहले तो मैं परेशान थी लेकिन खबरें देखने के बाद जाना कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशानी की कोई बात नहीं है। मुल्क कीमतों को मुस्तहकम रखता है और अनाज की पैदावार की सप्लाई खास तौर पर मुस्तहकम है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि कोई मसला नहीं है। हमारा मुल्क इसको रेगुलेट और कंट्रोल कर सकता है।
चीन में अनाज की फीसद पैदावार 2010 के बाद से आलमी औसत से ज्यादा है। 2019 में ये 470 किलोग्राम से तजावज कर चुकी है, जो खुराक के आलमी मयार फीसद 400 किलोग्राम से बहुत ऊपर है। चावल, गंदम और मकई की औसत कौमी शरह खुद कफालत 97% से ज्यादा है। चीन की वजारत ज़राअत और देही अमूर के आदादोशुमार के मुताबिक 2019 से 2020 तक चीन में चावल की कुल सालाना खपत तकरीबन 197 मिलियन टन और सालाना पैदावार तकरीबन 199 मिलियन टन रही। चीन में गंदम की सालाना पैदावार तकरीबन 118 मिलियन टन, जबकि कुल सालाना खपत तकरीबन 112 मिलियन टन है। तो चीन अनाज की मुनासिब पैदावार और फ्राहमी में किस तरह कामयाब हुआ? चीन और पाकिस्तान ज़राई मैदान में किस तरह ताउन कर सकते हैं? पाक चाइना ट्रेड में इस राज से पर्दा उठाएंगे। लेकिन ये वक्ती है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, वक्ती है और किल्लत भी पैदा मैं नहीं समझता कि किल्लत पैदा होगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भी पाकिस्तान रखता है और पाकिस्तान का एक इदारा है पाकिस्तान जिसको पास्को कहते हैं। आजकल ये सिर्फ और सिर्फ गंदम में जो है वो डील करता है और गंदम की जो इजाफी पैदावार है उसको वो खरीद के किसानों से और वो स्टोर करता है स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के हवाले से। इनको और चीज़ें भी करनी चाहिए, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स रखने चाहिए और चीज़ों की भी। गंदम के साथ साथ चावल हो, चीनी हो, या उसके अलावा कोई मतलब आलू है, पोटैटो, या उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं। तो अगर हमारे जो एक्सपोर्ट है उसका कोटा लगा दिया जाए कि जी पहले मुल्क की जो डिमांड्स हैं वो फुलफिल होंगी, उसके बाद जो बाकी आपके पास एक्स्ट्रा सरप्लस है उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे चाइनीज़ गवर्नमेंट की कोशिश हमेशा होती है कि हर एक तिमाही में 4 माह बाद जो है वो एक इन्फ्लेशन रेट जो है वो फिक्स किया जाता है। तो इसी तरह हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जितनी इन्फ्लेशन रेट को कम से कम कर सकती है वो बेहतर है आवाम के लिए, ताकि कीमतों में इजाफा ज़्यादा ना हो सके। नाज़रीन, अब हम देखते हैं पाक चाइना रिस्पॉन्स। पाकिस्तान के आदादोशुमार ब्यूरो के मुताबिक 2019 से 2020 माली साल में पाकिस्तान की टेक्सटाइल और मलबूसात की बरामदात में पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 6% से ज्यादा की कमी वाक़ई हुई है। गैर मुल्की ऑर्डर दोबारा शुरू होने के बाद गुज़श्ता 2 माह के दौरान टेक्सटाइल की बरामदात की रफ्तार में कमी आई है। यकीनन कोविड-19 से पाकिस्तान की टेक्सटाइल सेक्टर को शदीद झटका लगा, लेकिन ऐसे में ही एक नया एवेन्यू इमर्ज हुआ जो कि था पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग का, जिसमें सर्जिकल मास्क आते हैं, सर्जिकल गाउन्स आते हैं, और पाकिस्तान की टेक्सटाइल सेक्टर ने इसको फौरी तौर पर एड्रेस किया। मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई, फैब्रिकेशन फौरी तौर पर तैयार की गई और अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट्स का एक अच्छा वॉल्यूम अटेन किया गया इस एक स्पेसिफिक एवेन्यू के अंदर। तो नतीजातन हम ये कह सकते हैं कि कोविड ने एक तरफ तो हमें दचका पहुंचाया ही, लेकिन एक नया एवेन्यू भी हमें दिया जो कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में पाकिस्तान की ओवरऑल एक्सपोर्ट्स का एक बाकायदा हिस्सा बन जाएगी। वबा के आलम में आलमी टेक्सटाइल और मलबूसात की सनत में कोई भी मुस्तस्ना नहीं। दुनिया के सबसे बड़े टेक्सटाइल और मलबूसात बरामद कुनिंदा की हैसियत से चीन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के इंतखाब ने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई है। कपड़े की कंपनियों ने अपनी मदद के लिए इब्तदाई 3 मरहलों में अमले में कमी, तनख्वाह में कटौती और पैदावार और कारोबारी अमल में कमी की है। अब नई रिटेल और 5G टेक्नोलॉजी की मदद से तब्दीली और अपग्रेडिंग मलबूसात की सनत की नई उम्मीद बन गई है। 2019 में ताओ बाओ पर लाइव स्ट्रीमिंग में मलबूसात की लाइव स्ट्रीमिंग का हिस्सा 46% था। वबा की वजह से स्टे एट होम इकोनॉमी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। टेक्सटाइल और मलबूसात कंपनियां भी इस पहलू पर बहुत ज्यादा गौर हौस कर रही हैं। चीन के जियांगसू शहर में इस टेक्सटाइल इंटरप्राइज के लाइव स्ट्रीमिंग रूम में सेल्समैन इंटरनेट के जरिए बराह रास्त नशरियात कर रहा है। ये इंटरप्राइज गैर मुल्की तिजारती मसनूआत पर मरकूज है। वबा के फैलाव के साथ इंटरप्राइज को शदीद बहरान का सामना करना पड़ा है। अब हमारे पास बंदरगाह में बहुत सारा सामान फंस गया है और कुछ ऑर्डर्स बातचीत के दौरान ही बराह रास्त मंसूख कर दिए गए थे।
चूंकि अपनी मदद आप बहुत जरूरी है, यांगहुआ ने अपनी उम्मीदें मुकामी मार्केट से लगाईं। आखिर उसने अपनी मसनूआत फरोख्त करने के लिए सोनंगचियो प्लेटफॉर्म का इंतखाब किया। सारिफीन कुछ अदम इत्मीनान का शिकार हैं। ये आदादो शुमार जल्द ही हमारे पास फराहम कर दिए जाएंगे और हम बातचीत से मसनूआत को अपग्रेड करेंगे। बड़े आदादो शुमार के तज्जिये के बाद कंपनी ने मौजूदा मकामी मार्केट के लिए मौजूद एयर कंडीशनिंग लिहाफ तैयार करना शुरू किए। एक ही छमाही में एक किस्म के एयर कंडीशनिंग लिहाफ के 33,000 सिंगल पीस फरोख्त हुए। वबा के दौरान चीन के सुनिंग के जरिए फराहम करदा सार्फिन की मांग की आरा के मुताबिक इंटरप्राइज ने मुनासिब वक्त पर एंटी बैक्टीरियल लिहाफ लॉन्च किए। लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए फरोख्त से गैर मुल्की तिजारत की पुरानी सोच को बदलने की कोशिश में चीन के टेक्सटाइल के गैर मुल्की तिजारती कारोबारी इदारों को कामयाबी नहीं हुई, मगर चीनी मलबूसात होलसेलर्स मुसलसल नए सेल्स मॉडल्स को जिद्दत दे रहे हैं। शंघाई के चीफू रोड की कपड़ों की होलसेल मार्केट में ताजरों ने अपनी दुकानों को टी स्टेज केट वॉक में बदल दिया। हमारे स्टोर में लिबास जेब तन किए मॉडल रखे होते हैं। इनको देखने के बाद सार्फिन तकरीबन हमेशा इन कपड़ों को खरीदने के लिए ऑर्डर देते हैं, जो हमारी फरोख्त में बहुत मददगार साबित होता है। इनकी माहाना आमदनी 20,000 युआन के लगभग होती है। शंघाई चीफू रोड की कपड़ों की होलसेल मार्केट में मलबूसात जेब तन किए चलती फिरती 300 से ज्यादा मॉडल्स मौजूद हैं, जबकि पूरे चीन में तकरीबन 13,000 अफराद फाल मॉडल्स की सनत से वाबस्ता हैं। चूंकि चीन की रिटेल सनत में लाइव स्ट्रीमिंग और ई कॉमर्स अब भी मकबूल हैं, VR, AR और MR टेक्नोलॉजीज मलबूसात की सनत की रिटेल में नई तवानाई लाएंगी। डेटा और इंटेलिजेंस के साथ बिजनेस अपडेट कलीद के तौर पर फैशन ब्रांड्स के जरिए फरोख्त पाने वाला नया बुनियादी ढांचा बन जाता है। आपके ख्याल में पाकिस्तान को टेक्सटाइल की सनत के बरामदात के मंफी असरात से कैसे निपटना चाहिए? मैं तो यह है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसकी मॉडर्नाइजेशन के ऊपर हम काम करें, कि जो टेक्सटाइल हमारे यूनिट्स लगे हुए हैं उनको नई जो सनती आलात हैं या जो नई मशीनरी है वो जो है हम उसके अंदर इंस्टॉल करें और उसको मॉडर्नाइज करें। उसको अगर हम थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें टेक्सटाइल से हट के बाकी सनतों के ऊपर और उसकी बरामदी सलाहियत को बढ़ा सकें, तो उससे जो टेक्सटाइल के बरामदात के मनफी असरात हैं वो अच्छे काफ़ी हद तक जो है वो हम उसको कवर कर सकते हैं। अगर एक मरतबा हम इन हिफाजती आलात जो ज़ाती पर्सनल इक्विपमेंट्स हैं उसमें इन हो जाते हैं, तो हमारे पास बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हमारी जितनी इस पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वो ऑलरेडी बेहतर तौर पे काम कर रही हैं, वो टेक्नोलॉजी को बहुत बेहतर तौर पे यूज़ कर रही हैं। नाज़रीन, अब हम देखते हैं CPEC पायनियर। इस साल फरवरी में वबा के दौरान तिबी अमले की संगीन किल्लत को दूर करने के लिए बीजिंग आई ड्राइवर प्लस टेक्नोलॉजी कंपनी ने आजादाना तौर पर सेल्फ ड्राइविंग स्वीपर वो श्याओबाई तैयार किया। इस खुदकार स्वीपर ने चीन के सूबा हुबे के शहर वुहान में होशेनशान अस्पताल के रेड जोन में सफाई और डिसइंफेक्शन में मदद की, जिसकी वजह से न सिर्फ आइसोलेशन मुअस्सर बल्कि काम की कारकर्दगी भी बेहतर हुई। इसने अफरादी कुव्वत की कमी के मसले को एक हद तक दूर कर दिया। वुशियाओबाई दर्जन से जायद सूबों और शहरों में मामूल के मुताबिक काम कर रही है। ये वबा के दौरान वुहान होशिनशान अस्पताल में काम के लिए तस्लीम शुदा है। एक तरफ ये फ्रंट लाइन पर अमले की कमी को बहुत हद तक दूर कर सकती है और कूड़ा करकट ठिकाने लगाने जैसे कुछ आसान कामों में इनकी मदद कर सकती है, तो दूसरी तरफ वुशियाओबाई बहुत प्यारी है और टेक्नोलॉजी का एक मजबूत एहसास दिलाती है। ये पार्कों और स्कूलों में काम करने के लिए भी बहुत मौजू है। बच्चे इस रोबोट दोस्त को बहुत पसंद करते हैं। ये टेक्नीशियन डिबगिंग एरिया का पैनल है, जहां टेक्नीशियन मखसूस प्रोग्राम सेट कर सकता है। अब इसके तमाम फंक्शन मोबाइल फोन पर मौजूद हैं और आप एक बटन से कार्ड बुला और वापस भेज सकते हैं। हर फंक्शन इस्तेमाल किया जा सकता है। ये चार्ज करने की जगह है। मुकम्मल चार्ज के लिए 5 घंटे लगते हैं। मुकम्मल चार्ज होने के बाद ये 6 से 8 घंटे तक काम कर सकती है। जब बैटरी कम हो जाएगी तो ये खुद ब खुद वापस आ जाएगी।
یہ کچرا اکٹھا کرنے کی مشین ہے. تمام کوڑا کرکٹ اور مٹی اس کے اندر جمع ہوگی. یہ اعلیٰ حساسیت کی حامل ہے. مثلاً اگر فٹ بال اڑتا ہوا آئے تو یہ فوری طور پر رک جاتی ہے. وہ شیاؤ بائی ہماری اسٹار پروڈکٹ ہے. یہ جرمنی، جاپان اور کچھ یورپی ممالک میں بھی برآمد کی گئی ہے. ہم اپنی موجودہ مصنوعات کے فنکشن بہتر بناتے رہیں گے اور اپنے مارکیٹ شیئر کو مزید وسعت دیتے رہیں گے. اس کے علاوہ ہم چھوٹے سویپرز کی مختلف اقسام بڑھا رہے ہیں جو اندرونی صفائی کے لیے زیادہ موزوں اور زیادہ لچکدار ہیں. ہم اس کی آپریٹنگ کارکردگی، شکل و صورت میں بہتری اور مختلف درجات کی بغیر ڈرائیور مصنوعات تشکیل دیں گے. ہم مصنوعات کی کیٹیگریز بڑھا رہے ہیں اور مختصر پیمانے کے سویپر تیار کر رہے ہیں جو اندرونی صفائی کے لیے زیادہ موزوں اور زیادہ لچکدار ہیں. ہم مختلف درجات کے ساتھ بغیر ڈرائیور مصنوعات کی تشکیل کے لیے اس کی عملی کارکردگی میں بھی بہتری لائیں گے. صفائی ستھرائی کے شعبے کے مقابلے میں لاجسٹک فیلڈ میں وقت کی پابندی زیادہ ضروری ہے اور بغیر ڈرائیور ٹیکنالوجی میں بغیر ڈرائیور ڈیلیوری گاڑیوں کے شعبے میں ترقی کی زیادہ گنجائش ہو سکتی ہے. دوپہر کے رش کے اوقات یا خراب موسم میں ہمارے ہاں اکثر آرڈرز کی بہتات ہوتی ہے. ٹیک اوے سوار محدود آرڈرز کا ہی بوجھ اٹھا سکتے ہیں. اس وقت بغیر ڈرائیور ڈیلیوری کے لیے گاڑیاں روانہ ہوتی ہیں. گاڑیوں میں طرح طرح کے سینسر لگائے گئے ہیں جو چیزوں کو تازہ اور گرم رکھ سکتے ہیں. ہم محدود صلاحیت کے باوجود صارفین کے لیے ایک اچھے تجربے کی ضمانت دے سکتے ہیں. ہم دور سے درجہ حرارت کنٹرول کر سکتے ہیں. خاص طور پر اگر درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے تو کار میں لگا آئس بورڈ اسے ٹھنڈا کر دے گا. یہاں ایک کیمرہ بھی ہے جو گاہک کو کھانا لیتے دکھائے گا. غلطی کی صورت میں ہم دور سے صارفین کے ساتھ بات چیت بھی کر سکتے ہیں. عام طور پر صبح 7 بجے آرڈر ملنا شروع ہوتے ہیں اور رات 8 بجے کے قریب آرڈر کی ڈیلیوری معطل کر دی جاتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ پیزا کو بغیر ڈرائیور کار کے ذریعے پہنچایا گیا ہے. یہ صرف کچھ مخصوص آرڈر مکمل کر سکتا ہے. لہٰذا مستقبل میں یہ کوریئر کو مکمل طور پر تبدیل نہیں کرے گا. میں الگورتھم کا فرنٹ لائن ڈیولپر ہوں اور شاید میں بغیر ڈرائیور گاڑیوں کی موجودہ صلاحیت کی حدود سے واقف ہوں. اس وقت یہ صارفین کی کچھ پیچیدہ ضرورت کو پورا کرنے سے قاصر ہے. یہ کمیونٹی کے اندر ڈیلیوری کے لیے زیادہ موزوں ہے لیکن مدھم روشنی میں یہ اب بھی مناسب نہیں ہے. کی کم قیمت، تیز تر فراہمی اور اعلیٰ کارکردگی کی وجہ سے مستقبل میں وسیع پیمانے پر استعمال کا بڑا رجحان ہے. اسے بغیر ڈرائیور فراہمی، آگ لگنے کے حوالے سے چھان بین، جنگلاتی کانکنی، سڑک کی دیکھ بھال کے لیے ہی نہیں بلکہ کیڑے مار ادویات چھڑکنے اور آپاشی وغیرہ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ وہ کام بھی کر سکتا ہے جو لوگ نہیں کرنا چاہتے ہیں. خود کار ڈرائیونگ خالص سافٹ ویئر ٹیکنالوجی نہیں ہے. اس کے لیے مختلف صنعتی شعبوں میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ایک گاڑی اور دماغ کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ ڈرائیور کے بغیر گاڑیوں کی سہولت کا تجربہ کر رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ مستقبل میں اس کی قدر میں اضافہ ہوگا. آپ کے خیال میں کیا ڈرائیور لیس کارز کوریئرز کی جگہ لے گی؟ جی بالکل لے سکتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کچھ ممالک میں جیسے پاکستان میں بھی ڈرائیور لیس کارز کا کانسیپٹ کم ہے اور پاکستان جیسے ممالک میں ڈرائیور لیس کارز کی جیسے ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ پاکستان اور چائنیز جو آٹو موبائل انڈسٹریز ہیں ان کو جوائنٹ وینچر کے طور پہ کام کرنا چاہیے تاکہ ڈرائیور لیس ٹیکنالوجیز کو بہتر طور پہ شروع کی جا سکے. پاکستان میں جتنی آٹو موبائل انڈسٹریز ہیں اور لوگ بھی ہیں ڈیفینیٹلی وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈرائیور لیس ٹیکنالوجیز اویلیبل ہوں اور ان سے مستفید کیا جا سکیں لوگوں کو. ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں سی پیک میڈ. 2020 چائنا انٹرنیٹ میڈیکل رپورٹ کے مطابق وبا پھیلنے کے بعد سے چین میں آن لائن میڈیکل پلیٹ فارمز پر مشاورت کی تعداد 10 گنا بڑھ گئی ہے جو توقع سے 5 سال پہلے ہوا. گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں اسپتالوں میں آن لائن تشخیص اور علاج میں 17 گنا اضافہ ہوا ہے. تھرڈ پارٹی انٹرنیٹ میڈیکل سروس پلیٹ فارمز پر مشاورت کی تعداد میں بھی 20 گنا اضافہ ہوا اور نسخوں کی تعداد میں تقریباً 10 گنا اضافہ ہوا. ٹیلی میڈیسن ایک ہاٹ اسپاٹ انڈسٹری بن گئی ہے.
जब वबाई सूरत हाल ज्यादा संगीन हो गई तो मैं परेशान हुई। एक बार जब हल्की सी अलामत जाहिर हुई तो मैं हैरत से सोचने लगी कि कहीं मैं शदीद बीमार तो नहीं हो गई। फिर मैं अक्सर खुद को चेक करने के लिए माहिर डॉक्टर की तरह APP यानी ऐप का इस्तेमाल करने लगी, जिससे मुझे बहुत सुकून महसूस होता है। दरअसल मैं ऑनलाइन मेडिकल सर्विस का इस्तेमाल करती रही हूँ। मैं मिनी प्रोग्राम या एप्स पर रजिस्टर्ड होती या किसी डॉक्टर से मशवरा करती थी। जब आप किसी बीमारी के हवाले से तलाश करते हैं तो ये आपके लिए डॉक्टर तजवीज करेगा जो आपको मुफ्त मशवरा दे। मेरे ख्याल में ये अच्छा है। अगर आप वाकई महसूस करते हैं कि मसला संगीन है तो वो आपको किसी डॉक्टर से मिलने के लिए अस्पताल जाने का मशवरा देगा। पहले ये इब्तदाई ऑनलाइन तशखीस और इलाज मुहैया करता है और फिर इब्तदाई तशखीस की बुनियाद पर पैरवी की जाती है। मेरे ख्याल में ये रुझान हो सकता है। हम जो मोबाइल फोन अब इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी हमारी सेहत के मुतालिक बहुत से आदाद व शुमार इकट्ठा कर रहा है, जिसमें आम औकात में कदमों की तादाद समेत मेरे दिल की धड़कन शामिल है। मेरे ख्याल में ये टेली मेडिसिन को मजीद कामिल बना देगा। डिजिटल टेक्नोलॉजीज की तेज रफ्तार तरक्की जैसे बिग डेटा, AI, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ मुतअद्दिद स्मार्ट हेल्थ मेडिकल मसनूआत बतदरीज नमूदार हो रही हैं। रिमोट ब्लड प्रेशर मीटर, रिमोट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का साजो सामान और हत्ता के जनीन वॉइस मीटर रिमोट उभर रहे हैं, जो आम सार्फिन को रोजाना तिब्बी एहतियाती तदाबीर और तिब्बी निगरानी की ज्यादा सहूलत फराहम कर सकते हैं। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی آگ سے بچو صدقہ دے کر، وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔
टेली मेडिसिन इंटरनेट के जरिए रिमोट मवासलात टेक्नोलॉजी, होलोग्राफिक इमेजिंग टेक्नोलॉजी वगैरह को इस्तेमाल करते हुए खराब तिब्बी हालत या खसूसी माहौल के हामिल अफराद को दूर दराज इलाकों में तिब्बी खिदमात मुहैया करती है। ऑनलाइन तशखीस और इलाज अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रिमोट कंसल्टेशन, डॉक्टरों का फिल्म रीडिंग सर्विस और केस स्टडी करना वगैरह। इसके अलावा ये कि दूर दराज मुआयने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आलात के जरिए ऑपरेटिंग कमरे की बराह रास्त नशरियात हासिल की जा सकती हैं और डॉक्टर देख सकते हैं और रहनुमाई कर सकते हैं। मरीज को बराह रास्त बैरून मुल्क भेजने में काफी वक्त लगता है, इसके लिए वीजा जरूरी है और फिर एक तवील परवाज में जेट वक्फा है। अगर मरीज जिस्मानी तौर पर कमजोर है तो ये उसके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। दूर दराज बैठे उसकी हिस्ट्री पढ़ने और तशखीस से इस मसले को बखूबी हल किया जा सकता है। दरअसल हमने तिब्बी खिदमात को एक जगह इकट्ठा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो हमारे सारिफीन को बीजिंग में अस्पताल के तमाम आला महकमों से उनके माहिरीन को मदऊ करने में मदद फराहम कर सकता है और अगर मरीज को जरूरत हो तो हम मुशावरत के लिए बैरून मुल्क मुकीम माहिरीन से राबता करने में भी उनकी मदद कर सकते हैं। पाकिस्तान की मौजूदा तिब्बी सतह में अभी भी बेहतरी लाने की जरूरत है। टेली मेडिसिन टेक्नोलॉजी की मुस्तकिल तरक्की के साथ चीन पाकिस्तान ताउन के क्या इम्कानात हैं? ताउन का मॉडल कायम करने के लिए कौन से महकमे ज्यादा मौजू हैं? मिसाल के तौर पर चीन में अगर ये तिब्बी कंपनियां बैरून मुल्क मार्केट को बढ़ाना चाहती हैं और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मुमालिक में इसको फरोग दे सकती हैं तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है क्योंकि वहाँ उनकी बहुत बड़ी मांग है। तरक्की याफ्ता मुमालिक को हमारी बरामदात फासलाती रुकावटों को दूर कर सकती हैं। ज्वाइंट वेंचर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस अब भी मरीजों या स्पेशलिटी जैसे अमराज चश्म, स्टोमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी या जचकी और अमराज निस्वा जैसे शोबों पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। इन शोबों में अफजाइश नौ की सलाहियत निस्बतन मजबूत है और खतरा इतना ज्यादा नहीं है। मुतलका तिब्बी खिदमात भी निस्बतन बेहतर हैं। क्या आपका या आपके किसी दोस्त का टेली मेडिसिन का तजुर्बा है? जी बिल्कुल है, मुझे ज़ाती तौर पे भी है। यहाँ पे बल्कि चीन में भी रिसेंटली कुछ ज़रूरत पड़ी थी, दांतों के हवाले से किसी डेंटिस्ट को कंसल्ट करना पड़ा था। तो उन्होंने ये कहा कि आप आएंगे हॉस्पिटल तो आपने अपने साथ जो है आप जो न्यूक्लिक टेस्ट है, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, वो आप लाएंगे तो आपको एंट्री दे सकते, अदरवाइज आप नहीं आ सकते। तो फिर उन्होंने टेलीफोनिकली बाकायदा जो है वो जो एक उन्होंने सवालात पूछे कि क्या मसले हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने फिर एडवाइस भी किया। चाहूँगा कि जैसे रूरल एरियाज़ में हमारे जो देही इलाके जाते हैं वहाँ पे बहुत अच्छी मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती। डॉक्टर्स वहाँ पे जो शहरी डॉक्टर्स हैं वो उन देहात में जाना पसंद नहीं करते। तो मेरे ख्याल में अगर उस देहात में एक सेंटर ऐसा बना दिया जाए और एक डॉक्टर को डॉक्टर शहर में है लेकिन एक सेंटर ऐसा बना दिया जो टेलीफोन पे उनको सारे मशवरे और अद्वियात जो है पहुँचा सकता है तो उनके लिए बेहतर चीज़ है। नाजरीन, पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। आइंदा इतवार के रोज शाम 6:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।